जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। पूंजीवाद से संबंधित हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज वो हम सारे देखेंगे। जैसे कि पूंजीवाद क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी विशेषताएं क्या है, पूंजीवाद की उत्पत्ति के क्या कारण रहे और पूंजीवाद के प्रमुख प्रभाव कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। तो पूंजीवाद क्या है, सबसे पहले देखिए कि पूंजीवाद ना आधुनिक युग के एक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 15वीं सदी में ही यूरोप में जो तकनीकी विकास हुआ था ना, उसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि नई अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई जो पूंजीवाद कहलाई। आप याद रखिए, सामंतवाद के पतन के समय ही ये पूंजीवाद अस्तित्व में आ चुका था। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के जो लक्षण थे ना, वो सबसे पहले उन्हीं देशों में दिखाई दिए थे जिनके शासक आर्थिक रूप से उदार थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शासक की दृष्टि से अपेक्षाकृत उदार थे वे लोग। जो राजा अपने राज्य में व्यापारियों को व्यापार करने देता था और व्यापारियों के उत्थान से परेशान नहीं होता था, यानी कि व्यापारियों के उत्थान से स्वयं को कमज़ोर नहीं समझता था, उन्हीं राज्यों में, उन्हीं राष्ट्रों में यह अर्थव्यवस्था पनपनी शुरू हुई थी। वरना यूरोप में तो हम देखते हैं कि निरंकुश शासक उभर कर सामने आ रहे थे दोबारा से, जो सारी शक्तियां अपने ही अधीन रखना चाहते थे और किसी को भी ऊपर नहीं उठने देना चाहते थे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है? तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत है वो 16वीं सदी में इंग्लैंड में जो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आए थे ना, वहीं से पूंजीवाद की शुरुआत मानी जाती है। जब पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे तो उस समय नई नई भौगोलिक खोजें हो रही थी, व्यापार वाणिज्य का भी विकास हो रहा था और उसने क्या किया कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए, जिसकी वजह से इन्हीं कारणों से पूंजीवाद का विकास होना शुरू हो गया था। पूंजीवाद का जो विकास है ना, वो विभिन्न चरणों में हुआ था, लेकिन हम इसे एक ही चरण में, मतलब एक ही बार में सारा खत्म करेंगे। और इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण जो है ना, ये आप याद रखिए कि जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसकी बात की गई है। तो अब हम सबसे पहले पूंजीवाद के अर्थ और परिभाषा देखेंगे। तो पूंजीवाद मतलब पूंजी यानी कि कैपिटल। अब साधारण रूप में पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग होता है। स्वाभाविक सी बात है, पूंजी का प्रयोग करने वाले कोई अमीर व्यक्ति होंगे या फिर व्यक्ति नहीं तो व्यक्तियों का समूह होगा जिनके द्वारा ये संरचना चलाई जा रही थी। और आज भी ये ऐसे ही चलती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का जो समूह है उनके पास पर्याप्त धन होता है अपने उद्योग धंधे बनाने का, बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन करने का। अब इस धन से वो क्या करते हैं? इस धन से वो उत्पादन के लिए कच्चे माल तैयार करवाते हैं या फिर उगवाते हैं और औजार खरीदते हैं और बड़ी संख्या में मजदूरों को किराए पर लेते हैं। और उस व्यक्ति या फिर समूह द्वारा किए गए ऐसे व्यवसाय का ना मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी कि अधिक से अधिक लाभ कमाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। जो हम आज जो ब्रिटिश भारत था वो भी तो इसी तरह से गुलाम हुआ था, क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई ब्रिटेन से, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन 100 साल तक तो उसने कैसे राज किया, चार्टर एक्ट लगते गए, उसके बाद वो धीरे धीरे पहले बिजनेस करने आई थी, उसके बाद पॉलिटिकल स्टैंड हो गया उसका और धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो गई। लेकिन थी तो एक प्राइवेट कंपनी ही जिसमें पूंजीपति ही शामिल थे और उनका एक ही उद्देश्य था लाभ कमाना। अब उन्हें जो व्यवसाय में लाभ होता था उससे वो पुनः निवेश कर देते थे उसी व्यवसाय में, और इससे वो लाभ आगे से आगे बढ़ता जाता था, उनकी लालसा भी बढ़ती जाती थी। तो बेसिकली यही पूंजीवाद का अर्थ है और इसकी परिभाषा भी इसी तरह से चलती रहेगी। पूंजीवाद ना एक ऐसा टॉपिक है जिसकी परिभाषा ही आप 30 मिनट तक की वीडियो जा सकती है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है वो ख़त्म होने को नहीं आएगी। बेसिकली पूंजीवाद क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि पूंजी द्वारा ही लाभ कमाया जाता है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट लोगों के पास ही होता है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया होता है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन करेगी। और दूसरी चीज़, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य निजी लाभ कमाना होता है। पहला निजी स्वामित्व और दूसरा निजी लाभ। अब हम देखेंगे पूंजीवाद की विशेषताएं क्या हैं। आपको विशेषताएं कह दिए जाए या लक्षण कह दिए जाए तो एक ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही हैं। तो कैपिटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या हैं वो पहले हम देखते हैं। फर्स्ट है निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवाद की ना सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इसमें लगने वाले जो साधन है ना, उत्पादन में लगने वाले साधन, चाहे भूमि हो, पूंजी हो, औजार हो, ये सब व्यक्तिगत होता है, निजी अधिकारों के अधीन होता है। कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इसका मालिक होता है। सेकंड पॉइंट है लेगेसी यानी कि उत्तराधिकार, तो विरासत भी कह सकते हैं इसे। अब इसमें क्या है ना कि इस व्यवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार होने के कारण ही संपत्ति का जो मालिक है ना, वो अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति के
किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी बनाकर उसे दे सकता है। जैसे अमेरिका में देखते हैं हम कि आज पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं तो उसमें 50% गवर्नमेंट रख लेती है और बाकी का 50% जो है वो आगे जितने भी बच्चे होंगे उनमें बांटा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया में तो इससे उल्टा है, आप जितनी मर्जी संपत्ति बना लीजिए, पहली बात तो आप बना ही नहीं सकते, और वो गवर्नमेंट की ही रहती है और आगे भी वो गवर्नमेंट के अधीन ही रहेगी। यानी कि कैपिटलिज्म में उत्तराधिकारी हो सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अब अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है तो आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहें अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। इसी प्रकार कारीगर या मजदूर अपनी इच्छा अनुसार काम धंधा चुन सकते हैं। बाकी ये अलग बात है कि साधन और योग्यताएं जो है वो हर किसी में तो होती नहीं है जो वो सफल हो जाए, लेकिन एक चीज़ है उनके पास, क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के उद्देश्य क्या है? सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट है, निजी लाभ कमाना। अब क्या होता है ना, जो कंपनियां होती हैं इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, निजी लाभ कमाना, ना कि उन्नति करना। उनके पास जो अवेलेबल सोर्सेज होते हैं, उनके पास अपने जो साधन होते हैं, उनका उपयोग ही वो इस तरह से करते हैं कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बदले में अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अब अधिकतर स्तर पर लाभ कैसे कमा सकते हैं? बड़े स्तर पर लाभ, बड़े स्तर पर उत्पादन करके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, बड़े स्तर पर उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उससे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इस व्यवस्था में क्या होता है ना, मतलब पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है वो बाजार के लिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। और एक चीज़ और होती है कि एक ही बार में मशीन स्टार्ट की है, एक ही बार में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ना, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो उससे क्या होगा कि कम नुकसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय हम देखते हैं कि ट्रेन के इंजन को स्टार्ट होने के लिए 12 लीटर डीजल तो सिर्फ स्टार्ट होने के लिए लग जाता है। तो उस तरह से, लेकिन कभी भी ट्रेन कोई स्टेशन पर खड़ी होती है तो क्या होता है, इंजन उसका हमेशा स्टार्ट ही रहता है। तो रीज़न क्या है? प्रॉफिट कमाना है उन्होंने सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट है कमोडिटी प्रोडक्शन, यानी कि वस्तु उत्पादन। अब वस्तु उत्पादन जो है ना वो पूंजीवाद की एक और एक्स्ट्रा विशेषता है, जो हम विशेषता तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन निजी उपयोग के बजाय क्रय विक्रय द्वारा विनिमय के लिए तैयार किया जाता है, बेचने के लिए किया जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सामंती व्यवस्था थी पूंजीवाद से पहले, उसमें क्या होता था कि वस्तुओं का उत्पादन जो है वो सीमित स्तर पर ही होता था, स्वयं के उपयोग जितना ही होता था। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, हम देखते हैं कि पूंजीवाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय हो रहा है, वस्तुओं का विनिमय हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। अब देखो, अब खुला बाजार है, हर कोई आके व्यापार कर सकता है, हर कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है, तो उसके लिए क्या हुआ, फिर प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई ना यहाँ पे। तो पूंजीवादी व्यवस्था का संचालन खुली होड़ के आधार पर ही होता है। अब हर प्रोडक्ट चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लाएं, तो उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए वो अच्छे से अच्छे माल बनाते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि सस्ता भी हो वो दूसरे के मुकाबले। अब अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें तो इस तरह की प्रतियोगिता से ना वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आता है। आप देखते हैं जैसे लग्जरी कार्स है, हर एक लग्जरी कार्स को मर्सिडीज़ चाहता है कि मैं BMW से आगे निकलूँ, अब BMW चाहता है कि मैं ऑडी से आगे निकलूँ, तो हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। तो उस समय प्रतिस्पर्धा इन्हीं सब चीज़ों के कारण हो रही थी, जिसका मेन रीज़न क्या था, पूंजीवाद। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, असीमित लाभ हो रहा था कंपनियों को। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ कंज्यूमर। अब उपभोक्ता की पसंद बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये तो नहीं है कि क्योंकि बाज़ार में एक ही चीज़ बन रही है, ऐसा तो है नहीं है, प्रतिस्पर्धा आ गई है, कपड़ों के अलग अलग ब्रांड आ गए, अलग अलग कंपनियां खुल गई, स्टैब्लिश हो गई, तो उससे क्या हो रहा है कि उपभोक्ता जो है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि वो कौन से वाली को प्रेफर करना चाहता है। तो जिनका प्रोडक्ट जो है, जिनकी वस्तु है वस्तु ज़्यादा पसंद की जाती है, जिनकी वस्तुएं, उन्हीं को ज़्यादा लाभ होता है और फिर वो आगे क्या करते हैं, और उत्पादन करते हैं। और अगर उनकी डिमांड बढ़ती जाती है तो वो क्या करते हैं, प्राइस भी बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे ये पूंजीवाद विकराल रूप लेता जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में व्यवसाय की स्वतंत्रता भी है, लाभ की प्रेरणा भी मिल रही है उन लोगों को, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता भी है, तो तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्केट, बाजार की भूमिका। तो इस व्यवस्था में बाजार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि माल कहाँ बेचोगे आप, बाजार में बेचोगे। तो उत्पादन की सामंती व्यवस्था जो थी ना पहले, जिसे गिल्ड व्यवस्था भी कहते हैं, श्रेणी व्यवस्था, तो उसमें उत्पादन
बाजार के लिए नहीं होता था, अपितु स्थानीय उपयोग के लिए किया जाता था। तो कारीगर होते थे ना, वो ऑर्डर मिलने पर ही माल तैयार करते थे। मैं सामंती व्यवस्था की बात कर रहा हूँ उस समय की। लेकिन अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि ऑर्डर्स को करो साइड में, हम माल बनाएंगे और बाजार में वो बिकेगा, उसको बेचना बाजार का काम है। तो ये बाजार की भूमिका जो थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बाजार में जो वस्तुओं की मांग है, फिर उसके आधार पर ही बाद में फिर उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आय व धन का असमान वितरण। अब क्या हो रहा था कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि धन कमाने वाला तो अमीर होता जा रहा था, कमाने वाला तो बस लाभ ही दिख रहा था ना, और अपने कारखानों में लगे हुए मजदूरों को कम से कम वेतन देता था ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो कारखाने में लगे हुए जो मजदूर हैं, उनकी स्थिति जो है वो दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। उनको वेतन कम मिल रहा था, उनको श्रम कम मिल रहा था, और यहाँ तक कि जो पूंजीपति थे ना, वो तो ये चाहते थे कि उनका माल चोरी हो जाए ताकि उसके बदले में उन्हें कार द्वारा लाभ मिल सके, लाभांश मिल सके। ये सब पॉइंट्स क्या थे, ये इसकी विशेषताएं थी, पूंजीवाद की विशेषताएं थी, जिसमें हमने देखा कि जो पूंजी में निवेश करेगा, जो उद्योगों में निवेश करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता जाएगा। और जो श्रमिक उन्होंने अपने अधीन रखे हैं, वे गरीब थे तो और गरीब होते जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा की गई मेहनत का श्रम तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा है जितना उन्होंने काम किया है। तो जो लाभ है वो उन्हें कम हो रहा है, जो वहाँ पे मजदूर, किसान या फिर उत्पादन करने वाले लोग लगे हुए हैं। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद जो है ना, वो उत्पादन की सामाजिक आर्थिक प्रणाली है। अब नेक्स्ट है हमारा पूंजीवाद के उदय के क्या कारण रहे। आपको उदय पूछ लिया जाए या फिर विकास पूछ लिया जाए तो एक ही बातें आएंगी इसमें। अब देखो क्या होता है कि दुनिया में सबसे पहले पूंजीवाद कहाँ आया था, यूरोप में। और पूंजीवाद का जो उदय है ना, आधुनिक पूंजीवाद का उदय, वो अचानक से तो हुआ नहीं, धीरे धीरे हुआ था। इसके पीछे क्या कारण थे, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। अब देखो, मध्यकालीन यूरोप जो था ना, उस समय सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी पूरे यूरोप में। इस व्यवस्था में क्या होता कि सामंत ही भूमि के मालिक होते थे और धन भी इन्हीं के पास होता, धन के स्वामी भी ये अकेले ही होते थे। यहाँ तक कि आधे ज़्यादा यूरोप में तो ये हाल था कि राजा से भी ज़्यादा अमीर तो सामंत होते थे, और राजा से ज़्यादा ताकतवर सामंत होते थे, क्योंकि सेनाएं भी इन्होंने ही रखी हुई हैं अपने पास। सामंती क्या करते थे कि किसानों के द्वारा की गई उपज का अधिक से अधिक भाग जो था वो अपने पास रख लेते थे, और इसके अलावा किसानों से वह कर भी लेते थे, ज़्यादा कर लेते थे, और उसमें से भी राजा को सिर्फ थोड़ा कर देते थे और आधे ज़्यादा अपने पास रख लेते थे। लेकिन जब इस व्यवस्था चरमराने लगी तो कुछ सामंतों ने क्या किया, उनके पास जो धन पड़ा हुआ था उसे व्यापार और वाणिज्य में लगाना शुरू कर दिया था। और इन लोगों के पास ना उत्पादन कार्य में लगाने के लिए कारीगर जो थे वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। तो इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में ना दो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक पूंजी और एक श्रम, तो वो दोनों सामंतों के पास मौजूद थे। और जिन्होंने इस चीज़ को समझ लिया, वो सामंतवादी व्यवस्था को छोड़ के पूंजीवाद की तरफ निकल चुके थे। सेकंड पॉइंट है रेनेसांस, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या था, ये ना एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके कारण साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म शास्त्र में भी परिवर्तन आने लग पड़े थे, क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे पड़े थे। बाकी जो उस समय के कलाकार जो थे, साहित्यकार थे और विचारक जो थे ना, उनके द्वारा मानववाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो मानवतावादी जो विचारधारा थी ना, उसने क्या किया, उदार वातावरण पेश किया, और उदार वातावरण ही तो चाहिए होता है पूंजीवाद को बढ़ावे के लिए, तो वो उसको मिल रहा था। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स, धर्म सुधार आंदोलन। अब मध्यकालीन सामंती व्यवस्था जो थी उसमें चर्च और पोप का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जगत पर गहरा प्रभाव था। कैथोलिक चर्च व्यापारिक गतिविधियों में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न करता था, कभी उस पर कर लगा देना, कभी ब्याज लगा देना। तो पूंजी का जो संचय था ना, वो पोप की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो क्या हुआ, कैथोलिक धर्म को छोड़कर लोग प्रोटेस्टेंट की तरफ जाने लगे, जो कि ज़्यादा उदार था। मार्टिन लूथर, कैल्विन, जो इंग्लिश जैसे सुधारकों द्वारा सूद पर पैसा देना जो है ना, वो उचित माना गया था। तो इससे हुआ क्या कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च था उसने पूंजीवाद के उदय के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। नेक्स्ट है भौगोलिक खोजें। अब पूंजीवाद के उदय के लिए एक महत्वपूर्ण कारण जल परिवहन था, क्योंकि पानी के रास्ते ही तो हम आगे जाके हम देखते हैं कि कितनी सारी खोजें हुई हैं, और व्यापार भी पानी के रास्ते ही होता है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो है वो पानी के रास्ते ही होता है।
कंपास नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता था और दूरबीन दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इनकी सहायता से नाविकों को दूर दूर तक की मतलब सुरक्षित यात्रा करना आसान हो गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 15वीं और 16वीं सदी में ना यूरोप में साहसिक नाविकों का उदय हुआ और व्यापारियों ने, जो वहाँ के व्यापारी थे, उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक नए नए देशों को खोजने का प्रयास किया, वहाँ के समुद्री मार्गों को खोजने का प्रयास किया। और इन खोजों में क्या हुआ कि यूरोप के जो व्यापारी थे ना, उनको वाणिज्यिक लाभ दिखना शुरू हो गया। अब नए देशों से प्राप्त धन का संचय जो था ना, वो यूरोप में होने लगा था। आगे चल के क्या हुआ, यूरोप में आ गई लालसा। उन्होंने धीरे धीरे आगे चलकर इन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिए। इसके लिए वे लोग अपनी संसद का उपयोग भी करते थे। तो इससे क्या हुआ कि इससे यूरोप में पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र राज्यों की स्थापना। अब नेशनल स्टेट्स कैसे बने कि 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में ना अनेक शक्तिशाली निरंकुश राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नॉर्वे और स्वीडन, डेनमार्क जैसे देश प्रमुख रूप से शामिल थे। अब राष्ट्रीय और निरंकुश राज्य जो थे ना, वो चाहते थे कि इन देशों में जो छोटे मोटे देशों की अभी नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए रास्तों द्वारा वहाँ तक पहुँचा जा रहा है, उन पर अपनी शक्ति बढ़ाई जाए और व्यापार और वाणिज्य वहाँ तक ले जाया जाए। तो भौगोलिक खोजों ने नाविकों को प्रेरित किया। दूसरी तरफ तकनीक का भी विकास हो रहा था, उपनिवेशों की स्थापना भी हो रखी थी और राष्ट्र जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नए नए उपनिवेश ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूंजीवाद कैसे चल सकता है? शांति और सुरक्षा के कानून के द्वारा, क्योंकि शांति और सुरक्षा होगी वहीं पे तो पूंजीवाद पनपेगा। तो उसके लिए आवश्यक वातावरण भी तैयार किया गया। ऐसा तो नहीं किया गया कि किसी देश पे अंग्रेज जो थे वो भारत आए, भारत आके सबसे लड़ने लग पड़े। नहीं, उन्होंने राजनीतिक रूप से धीरे धीरे कानूनी रूप से शांतिपूर्वक भारतीयों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, जो कि पूंजीवाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी के परिणाम स्वरूप पूंजी तंत्र जो था ना, वो फलने फूलने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं का अधिकाधिक दोहन। अब आधुनिक पूंजीवाद जो है ना, वो मुख्य रूप से विभिन्न खनिजों और कृषि उद्योग पर आधारित था। पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म ही कृषि में लोहे का प्रयोग करने से शुरू हुआ था, क्योंकि मध्यकालीन यूरोप तक ना जो यूरोपीय किसान थे वे लकड़ी के हलों द्वारा ही खेती करते थे। लेकिन जब लोहे के औजार आने लग पड़े तो उसके बाद से ही पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी। दूसरी तरफ अमेरिका के खानों में तो प्रचुर मात्रा में सोना चांदी भी मिलने लग पड़ा था, जिसके लिए यूरोप के लोग मरे जा रहे थे। अब धातु जो थे वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे थे, तो धातुओं के अधिक प्रचलन से सिक्कों का प्रचलन भी शुरू हो गया। पहले विनिमय प्रणाली चलती थी कि आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको चावल दे देता हूं। लेकिन अब क्या हुआ कि विनिमय के स्थान पर सिक्कों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था, जिससे क्या हुआ कि व्यापार और वाणिज्य को आसानी से विकसित होने का अवसर मिला। दूसरी तरफ उद्योगों के लिए मशीन बनाना भी मतलब धातुओं से ही बनाई जाती थी, तो वो भी आसान हो गया। और इसी प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने में धातुओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नगरों का विकास। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब धीरे धीरे व्यापार होने शुरू हो गए तो पहले वर्ष में एक आध बार मेले लगते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो मेले आगे से आगे वर्ष दर वर्ष चलने लग पड़े। अब सारा साल कहीं पे मेले लगे रहते थे, तो वो ना एक अट्रैक्टिव प्लेस बन जाता था, एक सिटी की तरह बन जाता था, जिसमें मिलान, रोम, वेनिस, लंदन, लिविंगस्टन जैसे नए नए नगरों का उदय हुआ, जो कि 15वीं और 16वीं सदी के समय हुआ था। अब जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ वैसे वैसे व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ने लग पड़ी थी। नगरों में व्यापारी और पूंजीपति बसने लगे थे और अधिक धन कमाने के लिए वो नज़दीक ही रहते थे, ताकि वे अपने जो ठेकेदार हैं उन पर भी नज़र रख सकें। तो इससे क्या हुआ कि पूंजीवादी तंत्र मजबूत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेणियों का कमज़ोर होना, वीकनेस ऑफ गिल्ड सिस्टम। पहले क्या होता था कि जो लोहार है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हम सभी लोहार हैं इस बाज़ार में और हम ही काम करेंगे, किसी और को करने नहीं देंगे, मूल्य भी हम तय करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। जो गिल्ड सिस्टम था वो समाप्त हो रहा था, जो जैसा चाहता था उस प्रकार से अपना व्यापार कर सकता था। तो ये जो श्रेणी व्यवस्था थी ये पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी में परिवर्तन। अब टेक्नोलॉजी में कैसा चेंज आने लगा। पहले तो ऐसी मशीनें होती है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मनुष्य को ही करना पड़ता है, लेकिन मशीनें अब धीरे धीरे बदलती जा रही थी। नए नए आविष्कार हो रहे थे, जिससे क्या हो रहा कि आविष्कार हो कैसे रहे थे, धातुओं की बदौलत। अब धातुओं के होने से क्या हो रहा था कि नए नए आविष्कार बन रहे थे। मशीनें जो थी वो और ज़्यादा जटिल बन रही थी, जो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चलती थी, वो भी बिना रुके।
तो क्या हो कि उन्नत उपकरणों के प्रयास से ही एक तरफ कारीगरों के समय में बचत होती थी और दूसरी तरफ उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाती थी। और तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उत्पादन की जो लागत है वो कम होती जा रही थी। और चौथा हम देख सकते हैं कि तकनीकी परिवर्तन से नई मशीन, तार, रंगाई मशीन होती थी, फिर भाप से चलने वाले इंजन होते थे, टायर होते थे, टेलीफोन बनाए जाते थे उस समय, और सिलाई मशीन, ये बेसिक चीज़ें थी उस समय की। तो इन वाणिज्यिक गतिविधियों में भी तेज़ी आई। नेक्स्ट है बैंकों का विकास। अब आपके पास पूंजी आ रही है तो आप कहीं ना कहीं तो पैसा रखोगे संभाल कर। तो कहाँ रखा जा रहा था? एक संस्था बना दी गई, बैंक जिसे कह दिया गया, और उसी में पैसे अपने जमा करने शुरू कर दिए अमीरों ने। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? उन्हें सूद मिलता था, वो इंटरेस्ट लेते थे। और बैंक भी आगे क्या करता था, किसी बड़े व्यापारी को अगर लोन चाहिए होता था तो उसे लोन भी देना शुरू कर दिया था, जो पहले सामंत देते थे। तो उसके बदले ही वो क्या लेते थे? सूद लेते थे, जिससे कि बैंक पैसा कमाता था। तो अब धीरे धीरे यूरोप में अनेक राष्ट्रीय बैंक खुलने शुरू हो गए थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में खुला था। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्पेन जो है वो 1694 में खुले थे। एम्स्टर्डम का 1609 में खुला था। बर्ग्स हो गया जो 1619 में खुला था। बैंक ऑफ फ्रांस सबसे एंड में खुला था जाके 1800 में। इसके अलावा एक बैंक ऑफ एशिया भी खुला जो तो 1765 में खोला गया था। तो बैंकों का होना भी पूंजीवाद के लिए एक अच्छा अवसर था। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा प्रणाली। अब इंश्योरेंस तो आपने सुना ही होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बीमा प्रणाली ना पूंजीवाद के उदय के लिए सबसे मेन, ये तो याद ही कर लो आप, बीमा प्रणाली। क्योंकि व्यापारी अब खुद चाहते थे कि उनका माल जो है वो डूब जाए, डाकू, समुद्री डाकू जो है वो लूट कर ले जाए, चोरी हो जाए। क्योंकि इसके बदले में उन्होंने अपने माल का, अपने तैयार सामान का बीमा करवाया होता था, जो कि बीमा कंपनियाँ उन्हें उनके नुकसान की भरपाई करके देते थे। तो इससे एक और फ़ायदा हुआ था कि कोई ऐसा इलाका आ जाए, जैसे सोमालिया है, आज भी सोमालिया से अगर कोई जहाज़ जाता है सामान का, तो वो डरते हैं कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए या फिर डाकुओं का हमला ना हो जाए उन पर। तो उस समय भी जगह जगह पर समुद्री डाकू होते थे। इनके ऊपर कैरेबियंस के ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस, इस तरह की, जो उस समय के समाज का दर्पण दिखाती हैं। तो लूट मार इतनी ज़्यादा थी कि उस समय उनका सामान चोरी हो जाने के डर से वे बीमा करवाते थे, जिससे कि बीमा प्रणाली शुरू हो गई। और व्यापारियों को भी आश्वासन मिल जाता था कि अगर इस बार हमारा सामान चोरी हो तो इसका नुकसान जो है वो हम नहीं भरेंगे। बीमा प्रणाली द्वारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। अब क्या हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनना शुरू हो गई थी। इनमें क्या होता था कि शेयर होते थे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ले लो। ईस्ट इंडिया कंपनी में 10-20 लोगों ने निवेश किया, तो उन सब के अब जितना उन्होंने निवेश किया उस हिसाब से उनका शेयर बांट दिया गया कि अब कंपनी भी जितना कमाएगी उतना प्रॉफिट, उतना परसेंट प्रॉफिट आपका होगा। जितना अगर मैंने 10% किसी कंपनी में लगाया तो 10% प्रॉफिट वो मुझे रिटर्न में देंगे। और ये जो प्रॉफिट है वो मेरे द्वारा लगाई गई पूंजी से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह की संयुक्त पूंजी कंपनियां जो थी, इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 15वीं सदी में इटली और जर्मनी में। 16वीं सदी में ऐसे हॉलैंड और इंग्लैंड में भी काफ़ी इसकी लोकप्रियता फैली। और 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कैसे ही भूल सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि व्यवसायों की स्थापना होने से पूंजीवाद के विकास का एक सुगम मार्ग तैयार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है नवोदित पूंजीपतियों की भूमिका। अब पूंजीवाद के समय में क्या हो रहा था कि औद्योगिक पूंजीपति जो है ना, इनकी श्रेणी में अलग अलग तरह के और बहुत सारे अनेक वर्ग के पूंजीपति उभर कर सामने आ रहे थे। कुछ तो अच्छे खासे खाते पीते किसान थे, कुछ सामंत ही थे जिन्हें खानदानी जमींदार भी कह सकते हो आप, और कुछ व्यापार में धन कमाकर पूंजीपति बने थे। नए नए पूंजीपतियों का उदय हो रहा था जो कि आगे पूंजीवादी व्यवस्था को ही बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित हुए थे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास राजनीतिक अर्थशास्त्रियों की भूमिका, रोल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। इसमें एक नाम आता है फ्रांस के फिजियोक्रिस्ट। फ्रांस के फिजियोक्रिस्ट जो थे, इनका नाम सबसे ज़्यादा इस मामले में आता है। फिजियोक्रिस्ट ने निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को प्राकृतिक नियमों के विपरीत माना था। क्योंकि लुई 15 जो थे, लुई 15 के दरबार में क्वेसने ने एक कल्पना की थी कि जैसे शरीर में खून का होना ज़रूरी है, वैसे ही राष्ट्र में संपदा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
बाकी इंग्लैंड से एडम स्मिथ का नाम भी इसमें बहुत देखने को मिलता है। उन्होंने भी फिजियोक्रिस्ट के सिद्धांतों को ही थोड़ा सा संशोधित करके नए नियम जोड़े थे इसमें। इन्होंने क्या कहा था कि जो उद्यमी है उनकी स्वतंत्रता, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता है उसे लागू कर देना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ आसानी से व्यापार कर सकें, ना कि कोई थर्ड पर्सन बीच में बिठा के उससे कानूनी रूप से पेपर साइन करवाया जाए कि हम आपस में व्यापार करेंगे। कार्डो और माल्थस ने भी एडम स्मिथ के ही विचारों को अपनाया और उद्योग व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की। तो अब तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े उन सबसे ये पता चलता है कि वाणिज्यवाद कमज़ोर पड़ गया था और यूरोप में आर्थिक स्वतंत्रता जो थी उसका नया युग आरंभ हो गया था, और ये नया युग पूंजीवाद था। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब पूंजीवाद के क्या प्रभाव थे, क्या इफेक्ट्स रहे इसके। तो पूंजीवाद ने अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो डाला ही, साथ साथ में समाज पर भी प्रभाव डाला, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कृषि पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब विनियम व्यवस्था बदल गई थी। तो उसमें किसान जो पहले कर देते थे, अब उन्हें कर विनियम के सिवाय नकद रूप में देना पड़ रहा था, और ऐसी स्थिति में जो किसान थे वो नकद की ऊंची दरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसमें कि वे असमर्थ थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनकी ज़मीनें जो है उनसे छीन ली गई। किसान जो हैं वो बिना ज़मीन के कहाँ जाते, तो वो मजदूरी करने लग पड़े। उद्योगपतियों ने उन्हें गुलामों की तरह मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भूमि में भी पूंजीपति तंत्र का उदय हो गया था। तो पूंजीवादी व्यवस्था के चलने के कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड में अधिकांश किसान जो थे वो ज़मीन से बेदखल हो गए थे। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा इसका, श्रेणी व्यवस्था, जो गिल्ड व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। पहले श्रेणी में कारीगर जो होते थे वो एक ग्रुप में बने हुए होते थे और अब सेम वस्तुएं बनाते थे, सेम रेट रखते थे, लेकिन अब क्या हुआ, इन सब का अंत हो गया और जो व्यापार था वो खुले रूप से होने लग पड़ा। क्योंकि पहले जो गिल्ड व्यवस्था थी ये स्थानीय रूप से चलाने के लिए ही सूक्ष्म थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अच्छे से नहीं चल पा रही थी। नेक्स्ट है उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय हुआ। अब पूंजीवादी व्यवस्था जो आई ना, इससे ना लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। लोगों के रहन सहन में बदलाव आया, उनके खान पान में बदलाव आने लग पड़ा। पूंजीवाद ने जो मध्यकालीन धर्म आधारित जीवन शैली थी ना, उसके स्थान पर नई भौतिकवादी संस्कृति का विकास कर दिया था, जिसमें कि लोग को क्या हो रहा था कि आम आदमी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहन रहा था, खान पान उनका बदल गया था, रहने का तरीका काफ़ी बदल गया था। पहले क्या होता था कि जो चीज़ें हैं उसी में गुजारा किया जाता था या फिर उसी को पर्याप्त माना जाता है, लेकिन अब क्या है कि बाज़ार में इतनी सारी वस्तुएं आ गई हैं कि आप जितनी मर्जी खरीद लो, आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास कमी है। तो इस प्रकार पूंजीवाद ने उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म दिया। नेक्स्ट है कि समाज में अनेक प्रमुख वर्गों का उदय हुआ। पहले हम देखते थे कि सामंतवादी व्यवस्था में तीन ही वर्ग थे, एक तो शासक वर्ग था, बीच में सामंत थे और सबसे नीचे दास किसान थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि पूंजीपति वर्ग का उत्थान हो गया, सर्वहारा वर्ग का उत्थान हो गया, जिसे कि मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, जो मध्यम वर्ग था उसके नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों के बीच में जो वर्ग हुआ, जो पूंजीपतियों के अधीन काम करते थे लेकिन पूरी तरह से गुलाम भी नहीं थे। तो इस वर्ग में कौन कौन थे, दुकानदार होते थे, छोटे व्यापारी होते थे, शिक्षक, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, मैनेजर, ठेकेदार आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। और यह वर्ग अति महत्वपूर्ण वर्ग था। इसके पास ज्ञान था, बुद्धि थी, श्रम था, और सबसे ज़रूरी बात, सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के मध्य में संघर्ष का लाभ भी उठाना था। नेक्स्ट पॉइंट है नए उद्योग धंधों का उदय होना। अब पहले क्या होता था कि परंपरागत उद्योग खुले थे स्थान स्थान पर, लेकिन अब क्या हुआ कि नई नई जगहों पर नए नए उद्योग धंधे खुलने शुरू हो गए थे हर तरफ। कहीं पे खनिज उद्योग, कहीं पे मुद्रण, कहीं पे प्रकाशन, जहाज़ों का निर्माण होना, ऐसे नए नए उद्योग खुलने शुरू हो गए थे। पुस्तकालय खुलने शुरू हो गए थे, लोग पुस्तकों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। पुस्तकों का मुद्रण होने लगा, प्रकाशन होने लगा, और क्रय विक्रय के लिए भी बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि एक गिल्ड या फिर छोटे पूंजीपति थे वो ये मुहैया नहीं करवा सकते थे। बड़ी मात्रा में जगह जगह पर छापे खाने खुलने शुरू हो गए थे। तो नए नए उद्योग धंधे जो हैं वो अस्तित्व में आ रहे थे। बंदूक हो गई, तोप हो गई, और अन्य उपकरणों के लिए भी नए उद्योगों का खुलना स्वाभाविक सी बात हो गई थी। चावल, चीनी, चाय और इनके खाने पीने के उद्योग भी खुलने शुरू हो गए थे, बड़े बड़े उद्योग थे जो।
और इस प्रकार पूंजीवाद के उदय ने नए नए उद्योग धंधों का विकास किया। नेक्स्ट है बाजार तंत्र का विकास हुआ। देखो, मार्केट नेटवर्क ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट नेटवर्क ही पूंजीवाद के कारण सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब मार्केट नेटवर्क क्या होता है ना कि अमीर बंदा तो बना रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि गरीब ही खरीद रहा है, अमीर भी खरीदता है। अगर मैं कोई कार बनाता हूँ तो मुझे ज़रूरी थोड़ी है कि मैं अपनी ही कार पसंद करूँ, हो सकता है कि मुझे किसी और की बनाई हुई पसंद आ जाए। तो नए नए कारखाने भी खुलने शुरू हुए, जिसकी वजह से बाजार तंत्र का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं का विकास होने लगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि यहाँ पे सीधी सी बात है, बैंक की बात हो रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड खुल गया था, बैंक ऑफ जर्मनी खुल गया था, बैंक ऑफ स्पेन हो गया, बैंक ऑफ फ्रांस हो गया। तो इन सब की स्थापना हो गई थी। ऊपर से बीमा प्रणाली भी शुरू हो गई थी, बीमा कंपनियाँ भी अस्तित्व में आ गई थी। पहले सामान का जोखिम जो होता था उसके ऊपर बीमा कंपनियाँ जो थी उन्हें आश्वासन देती थी, जो आगे चलकर एक व्यक्ति के जीवन पर भी आधारित हो गया था, जो आज हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिलने लगा। अब औद्योगिक क्रांति ही हो गई है ना एक तरह से तो पूरा, तो उसके लिए कच्चे माल की भी ज़रूरत है। तो कच्चा माल अपने भूभाग पर तो मिल नहीं रहा है, तो किसी और पर कब्जा करना पड़ेगा या फिर उससे व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार करने में वो भी अपना लाभ निकालेगा, तो इससे अच्छा है कि उस पर कब्जा ही कर लिया जाए, ताकि जो पूरा का पूरा लाभ है वो हम स्वयं अपने पास रखें, अपने पास सुरक्षित रखें। तो इस बीच क्या हुआ कि 19वीं सदी और 20वीं सदी में, जैसे हम जानते हैं, यूरोप ने एशिया और अफ्रीका के अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपना उपनिवेश बना लिया था, जिससे कि बाद में वो अपने राजनीतिक रूप में भी कार्य करते थे, और बाद में इसे साम्राज्यवाद का नाम दिया गया, इम्पेरियलिज्म। और इसी साम्राज्यवाद की भावना के कारण ही आगे चल के हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों की दुर्दशा। अब यूरोप के राष्ट्रों ने पूंजीवाद के नाम पर जिन जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था, एशिया अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को, पिछड़े हुए देशों को अपना गुलाम बना लिया था, और भारत जैसे एक बड़ा भूभाग जिनके हाथ में लग गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, तो वो लोगों के कल्याण के बारे में थोड़ी ना सोचेंगे। उपनिवेशों के व्यापार, उद्योग और कृषि सब क्षेत्रों का बुरा हाल कर दिया था इन्होंने। उपनिवेशों में रह रहे लोगों का उत्पीड़न किया जाता था, गरीबों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, जिसकी वजह से आगे चल के वो गरीबी और विनाश का भी शिकार हुए। और अमेरिका को तो हम देखते हैं कि अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे। आज जो अमेरिकन्स है वो तो एक्चुअल में अमेरिकन्स है भी नहीं है। जो रेड इंडियंस थे उन्हें मारने के लिए इन्होंने इन्फेक्टेड ब्यूबोनिक प्लेग जैसे बीमारियां और चिकन पॉक्स के कपड़े रेड इंडियंस को दिए थे, ताकि वो उनका सफाया हो जाए। और इसमें 2.5 करोड़ की रेड इंडियंस की आबादी जो थी वो केवल 2 लाख बच के रह गई थी। तो इन्होंने, इसमें क्या हुआ कि उपनिवेश की दुर्दशा भी हुई, उपनिवेशों की दुर्दशा भी देखने को मिलती है हमें। और बात की जाए अफ्रीका की, तो वो अपना विकास जो जिस निरंतर गति से कर रहा था, उसकी गति को भी सदियों पीछे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था। अब अगर निरंकुश राजा होते तो पूंजीवाद का तो संचय हो नहीं पाता आराम से। तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया कि अमीरों ने अपने खुद की संस्थाएं बनानी शुरू कर दी, राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया, सरकारें बनानी शुरू कर दी, और इतनी शक्तिशाली सरकारें बनाई कि आगे चलकर जो निरंकुश शासक थे उन्हें हटना पड़ा। उन्हें अपने या फिर उन्हें अपनी सत्ता को बचाने के लिए नियमों को आसान करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। अब क्या होता था कि 14-14, 15-15 साल के बच्चों को अफ्रीका से गुलाम बना के उठाया जाता था और इंग्लैंड में, फ्रांस में फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था, क्योंकि फैक्ट्रियों की जो मशीनों में औजार जो होते थे उनमें बड़े बड़े हाथ या बड़े बड़े लोग तो वहाँ तक उनकी सफाई करने के लिए पहुँच नहीं पाते थे। तो बच्चों को उनके आगे धकेल दिया जाता था कि जाके सफाई करो। और इससे क्या होता था कि श्रमिकों का शोषण किया जाता था बुरी तरह से, उनकी जान चले जाती थी, उनके बाल मशीनों में फंस के उनके शरीर को 2 हिस्सों में काट देते थे। समय के साथ आगे चल के श्रमिक संघ आंदोलन भी बना था, लेकिन जिसका कोई खास प्रभाव तो पड़ा नहीं। लेकिन असल में हुआ क्या कि श्रमिकों की दशा जो है वो और ज़्यादा दयनीय होती चली गई। लास्ट पॉइंट है समाजवाद एवं साम्यवाद का उदय, राइज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जो आज हम रशिया और चाइना में देखते हैं उसे भी कह सकते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो शोषण पर आधारित थी। तो श्रमिकों की बुरी हालत के कारण श्रमिकों ने जब एकजुट होना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने
सत्ता में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और सत्ता में परिवर्तन इस तरह से ले आए कि आज हम रशिया में देखते हैं जो कम्युनिज्म सरकार गवर्नमेंट है, साम्यवादी सरकार जो है वो श्रमिकों की सरकार है, मतलब श्रमिकों द्वारा चलाई जा रही है, श्रमिकों के हित की बात कर रही है, जो कि एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, यानी कि जो भी है वो सरकार चलाएगी और सभी में समान मात्रा में बांट दिया जाएगा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है 1848 में वो जर्मनी भाषा में लिखा गया था, एक जो कि इस व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। और आगे चल के हम देखते हैं कि साम्यवाद का उदय होता है और जिसकी वजह से 1917 की बोल्शेविक क्रांति भी देखने को मिलती है, जिसका नेतृत्व लेनिन द्वारा किया गया था और इससे रूस में विश्व की पहली मार्क्सवादी सरकार का गठन हुआ था। इस प्रकार यह विचारधारा औद्योगिक पूंजीवाद के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई और श्रमिक वर्ग कुछ देशों में अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पूंजीवाद से संबंधित वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।